हमने 30 एमसीक्यूज तक कल जो पढ़े थे, तो आज हम पढ़ेंगे 31 से। हमारे पास पास पेपर 2016 का है और 19 का। 2019 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 31 इंग्लिश का क्वेश्चन था, वो था एंटानाइम्स। उससे पहले हम पहला क्वेश्चन करके आए थे, वो था सिनोनिम। तो एंटानाइम में जिद है, वो देखते हैं कि कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 31 है एंटानाइम ऑफ बेरेन। बेरेन एक्चुअली क्या होता है? खुश्क साली। जमीन हो, कोई चीज हो, वो फट जाए, बिल्कुल खुश्की हो जाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं, या फिर उसे कहें गैर जरखेज, जहां पे आबादी ना हो। तो उसका एंटानाइम क्या होगा? रेडिएंट, बिसीज, फर्टाइल, फुल। तो जो गैर जरखीज हो, जहां पे आबादी ना हो, या फिर पानी खुश्कसाली हो, पानी की कमी हो, तो उसका अपोजिट क्या होगा? जरखेज, आबादी वाली जगह, जहां पे पानी का और जो है वेटनेस अवेलेबल हो। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्टाइल। बैरन एंटानाइम इसका फर्टाइल, फ्रूटफुल, लश ग्रीन, प्रोडक्टिव। ठीक है, तो अगर हम रेडिएंट के देखें एंटानाइम इसके और सिनोनिम, एंटानाइम रेडिएंट के डिम। रेडिएंट मीन्स रोशन, रोशनी। ठीक है, तो डिम, डल, लेक, लस्टर, चमक धमक ना हो। रेडिएंट मीन्स चमक वाली चीज। अनब्राइट, ब्राइट इसका सिनोनिम होगा अनब्राइट। अनब्रिलियंट, रेडिएंट के एंटानम डिम, डल, लेक लस्टर, अप, अनब्राइट, अनब्रिलियंट। और सिनोनिम अगर हम देखें, ग्लू, एग्लू, बीमिंग, ब्राइट, ग्लोइंग, सनी। रेडिएशन जैसे हम कहते हैं कि सन से जो रोशनी आ रही है। जुनेद काइंडली आप म्यूट रखें। तो रेडिएंट इसका जो हम देखते हैं रेडिएशन, सन से आने वाली लाइट, वो क्या होती है? लस्टर होता है, चमक होती है, रोशन होती है। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो फिर इसके अपोजिट। अगर सिनोनिम की बात करें तो एग्लू, बीमिंग, ब्राइट, ग्लोइंग, सनी। ऐसे बेरेन के अगर हम सिनोनिम देखें तो इनफर्टाइल, बेरेन इनफर्टाइल सिनोनिम होगा इसका। अनप्रोडक्टिव, डेड, इम्पोवर्स्ट। बिसीज के अगर हम एंटोनिम्स देखें, डिफेंड, सरेंडर, गिव अप। बिसीज मीन्स घेराव। जुनैद काइंडली आप म्यूट रखें, माइक को डिस्टरबेंस हो रही है, आप म्यूट रखें। मैं म्यूट कर रहा हूं, आप अनम्यूट कर रहे हैं फिर उसे। तो बिसीज मीन्स घेराव। घेराव के अब हम एंटोनिम देखें तो उसके अपोजिट क्या होगा? दिफा करना, सरेंडर करना, गिव अप करना। सिनोनिम्स में सराउंडेड, इन सर्किल, ओप्रेस। इसी तरीके से अगर फुल के एंटोनिम्स हम देखें, फुल का हाफ, फुल मीन्स कंप्लीट, भरा हुई कोई चीज, हाफ मीन्स आधी। इनसफिशिएंट, सफिशिएंट के अमाउंट में ना हो, मुकम्मल अमाउंट में ना हो। पार्शल, कम, जैसे हम कहते हैं टोटल। टोटल फुल का जो है वो सिनोनिम है। तो इसका एंटोनिम पार्शल, बेयर, ब्लैंक खाली हो, एम्प्टी, वैकेंट। इसी तरीके से सिनोनिम्स अगर देखें हम तो ब्रिमिंग, कंप्लीट, सफिशिएंट, लोडेड, स्टफ्ड, टोटल। ठीक है, इसके सिनोनिम्स इस तरीके से। अगर इनके भी आप अपोजिट जो है सफिशिएंट, इनसफिशिएंट और इन तरीकों से देख सकते हैं। लोडेड, अनलोडेड, स्टफ्ड, अनस्टफ्ड, वेकेंट, फुल, टोटल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट भी इसका हो सकता है। कंप्लीट इसका सिनोनिम और इनकम्प्लीट इसका एंटोनिम। तो अगर इंग्लिश में इनको किसी भी तरीके से, इनसे हमने चार लफ्ज से हमने समझो 20-30 वर्ड्स की डिस्कशन कर ली, तो आपके पास ऐसे जखीरा होती जाएगी नॉलेज।
जब आपके पास नॉलेज बढ़ती जाएगी, जब पेपर पे बैठेंगे तो आप माशाल्लाह उसको प्रॉपरली सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, द बेस्ट कम्युनिकेट विद अ क्लाइंट हु इज टोटली डीफ, द नर्स शुड। एक पेशेंट है हमारे पास, वो बहरा है, सुन नहीं सकता, तो उससे कम्युनिकेशन करनी है, तो नर्स किस तरीके से उस बहरे शख्स के साथ जो सुन नहीं सकता उसके साथ कम्युनिकेट करे। ऑप्शन ए है स्माइल फ्रीक्वेंटली एंड स्पीक लाउडली, हंस मुस्कुरा के तेज तेज बोले। ऑप्शन बी स्माइल ऑफन एंड टॉक रिपीटली, जल्दी जल्दी बोलते जाएं। अवॉइड आई कांटेक्ट, जहां उसे आंखें मिला के उसको ध्यान जो है वो उससे बात करें उस। या फिर ऑप्शन डी है राइट आउट इंफॉर्मेशन, तो अगर एक बंदा सुन नहीं सकता तो आप भली उससे जल्दी जल्दी में बोले, भली तेज बोले, उससे आई कांटेक्ट तो बनता ही नहीं, क्योंकि भले डीफ हो, उससे जब हम आई कांटेक्ट तो कर सकते हैं मगर आप इंफॉर्मेशन उसमें नहीं दे सकते। तो राइट आउट जो है इंफॉर्मेशन करनी है हमें, जब अगर कोई पेशेंट हमारे पास हो और वो टोटली डीफ हो, तो इंफॉर्मेशन क्या करनी है, राइट आउट। कल हम एक और क्वेश्चन पढ़ के आए थे कि इंफॉर्मेशन पेशेंट की जो हो वो नर्स किससे शेयर करे, जो पेशेंट की इंफॉर्मेशन, क्योंकि पेशेंट की जो प्राइवेसी और सीक्रेसी होती है उसको मेंटेन करना होता है। इंटरनेशनल कोड ये है, अगर आप उसकी सीक्रेसी और प्राइवेसी को लीक करते हैं तो आप पे लीगल एक्शन हो सकता है। तो हम क्या कर रहे थे, उसका जवाब करेक्ट क्या था कि नेक्स्ट शिफ्ट में जो स्टाफ होंगे आप उनसे उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, क्योंकि हम वो ओवर जिसको हम देना कहते हैं, वो ओवर एक्चुअली पेशेंट का ही होता है। तो बेरे लो बंदा है तो उसका क्या करेंगे हम, राइट आउट इंफॉर्मेशन। देन हमारे पास एक और क्वेश्चन था, हम डिस्कस करके आए थे कि हमारा पेशेंट हो, क्लाइंट हो, वो लेफ्ट साइड उसकी पैरालाइज्ड हुई हो स्ट्रोक की वजह से, तो हमें पेशेंट को वॉक करवाना है, तो कौन सी साइड से सपोर्ट करेंगे, तो वो जो साइड अफेक्टेड होगी हम उस साइड से सपोर्ट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है, द कैपिटल ऑफ कनाडा इज। कनाडा, इस पे एसपीएससी के बहुत सारे जो ना सिर्फ नर्सिंग के मगर दूसरे जो पेपर आते हैं, वन पेपर दूसरी टेस्ट के लिए, तो उसमें भी कनाडा के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं बहुत तरीकों से, कि कैपिटल ऑफ कनाडा, करेंसी ऑफ कनाडा, लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा, ओटावा कहाँ पे सिचुएट करता है, लोकेशन उसकी क्या है, कनाडा कौन से कॉन्टिनेंट में है, कनाडा के कितने प्रोविंस हैं, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो कैपिटल ऑफ कनाडा इज कौन सा है, ओटावा। ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। अब आप देखेंगे टोरंटो, टोरंटो भी कनाडा का शहर है। ओंटेरियो, ये भी कनाडा का शहर है। मॉन्ट्रियल, ये भी कनाडा का शहर है। चारों जो ऑप्शन है ये कनाडा की सिटीज के हैं, ये चारों कनाडा की सिटी हैं, मगर जो कैपिटल है वो है ओटावा। और जो प्रोविंस है, स्पेसी का किसी और पेपर में क्वेश्चन आया क्या, कनाडा इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी प्रोविंसेस, कितने प्रोविंसेस मिलके कनाडा बना है, कनाडा के कितने प्रोविंसेस हैं, तो कनाडा के 10 प्रोविंसेस हैं। उसके अलावा कनाडा की जो करेंसी है वो है कैनेडियन डॉलर, कनाडा की करेंसी जो है कैनेडियन डॉलर। कौन से बंदे आईआर के उसके स्पेशल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पेपर में आया था कि कनाडा में को किस तरीके से जाकर आप रेजिडेंसी वहाँ की नेशनलिटी ले सकते हैं, तो कनाडा में जाकर आप कारोबार खोलें या कनाडा में जाकर अपना घर खरीद लें तो आप वहाँ पे सिटीजनशिप आपको मिल जाती है। ये एसपीएससी के जो आया था कोई क्वेश्चन, मैंने देखा तो आपसे शेयर कर दिया। और एसपीएससी में जितने भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं दूसरी टेस्ट में आते हैं, इंग्लिश के ही हों, इंग्लिश के जो टेस्ट हो रही हैं एसपीएससी के, भले वो सब्जेक्ट की स्पेशलिस्ट की हो, लेक्चरर की हो, और इसकी एचएसटी की हो, तो उसमें जो इंग्लिश के पार्ट होते हैं वो कोशिश करें, अगर पेपर आपके पास गुजरता है तो आप पेपर से इंग्लिश वाला पोर्शन जरूर निकाला करें,
क्योंकि इस तरीके के सेम जो है क्वेश्चन भी 5% रिपीट होते रहते हैं, हो सकता है आपका वो क्वेश्चन लग जाए। टोरंटो जो है लार्जेस्ट सिटी है कनाडा का, सबसे बड़ी सिटी जो है बिग सिटी वो है टोरंटो। ओटावा सिचुएटेड साउथ बैंक, साउथ किनारे ओटावा रिवर, रिवर है वहां पे, दरिया है, जैसे हमारे पास इंडस रिवर है, रावी सतलज, और तो इसी तरीके से जो ओटावा रिवर है वहां से उसके किनारे पे है ओटावा शहर, जो कि कैपिटल है। करेंसी कैनेडियन डॉलर है उसका। और कनाडा साउथ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, कौन से कॉन्टिनेंट में? नॉर्थ अमेरिका। तो इस पे किसी तरीके से क्वेश्चन आए तो आप कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 34, इंफॉर्मेशन गिवन बाय द सफरर, जो बंदा बीमार है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट हिज इलनेस इज टर्म्ड एज, अपनी इलनेस के बारे में अगर वो बंदा दे रहा है तो इंफॉर्मेशन, तो उसको हम कहेंगे सिम्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बोल्ड जो है साइन किया हुआ है, इंफॉर्मेशन गिवन बाय सफरर। सिम्टम्स कौन से होते हैं? सब्जेक्टिव एंड कैन बी परसीव्ड ओनली बाय द पर्सन अफेक्टेड, जो पर्सन जो है जो अफेक्टेड है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसे हम कहेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स आर सब्जेक्टिव। अच्छा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा भी आप उसको कर सकते हैं कि अगर आता है कि सब्जेक्टिव डेटा जो है पेशेंट जो अपनी इंफॉर्मेशन देता है, हमारे पास अगर होता ऑप्शन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और इसी तरीके से, तो आप उसको क्या करते? सब्जेक्टिव। तो सिम्टम्स आर सब्जेक्टिव एंड कैन बी परसीव्ड ओनली बाय द पर्सन अफेक्टेड, जो इल है वो। और साइन साइन आर ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग दैट कैन बी सीन आर मेजर्ड। कैसे सीन कर सकते हैं हम? फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम उसको सीन कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, जैसे हम स्टेज से, या फिर उसकी हम हार्ट बीट जो है मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं, लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो है रिपोर्ट्स हैं, वो जो है हमारी साइन में आएगी और उनको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स। तो वो जो इंफॉर्मेशन, जैसे वो इंफॉर्मेशन आर रिसीव्ड बाय, आर फाइंडिंग्स आर रिसीव्ड बाय, आर सीन, आर मेजर्ड, आर नोन एज, तो आप क्या करेंगे? साइन आर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद अगर ऑब्जर्वेशन हो तो ऑब्जर्वेशन हमारा जनरल टर्म है, ऑब्जर्व करना, देखना। उसके बाद हमारे पास है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस पे अगर क्वेश्चन आता है, द इंडिकेशन ऑफ नेचर ऑफ एन इलनेस आर नोन एज, क्वेश्चन होता है अगर द इंडिकेशन ऑफ नेचर ऑफ इलनेस आर नोन एज, तो क्या कहेंगे आप उसे? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है? आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफिकेशन हो जाए पेशेंट की डिजीज की नेचर की, कि आइदर डिजीज कौन सी नेचर की है, वो वायरल है, बैक्टीरियल है, अच्छा वो इफेक्ट कौन से ऑर्गन को कर रही है, कौन सा डैमेज हो रहा है, आइडेंटिफाई हो जाएगा तो आप उसको कहेंगे डायग्नोसिस। आइडेंटिफिकेशन करते हैं डायग्नोसिस में हम कि डिजीज कौन सी है, आइदर डायरिया है, आइदर कैंसर है, आइदर जो है अदर कोई डिजीज है, हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, नर्वस डिसऑर्डर है, तो आप उसे क्या कहेंगे? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मींस आइडेंटिफिकेशन। सिम्टम्स, सिम्टम्स मींस जो इंफॉर्मेशन हमें सफरर दे, पेशेंट दे। और साइंस मीन जो हम मेजर करें, सीन करें, फाइंड करें उसको। देन हमारे पास क्वेश्चन है कि नर्सिंग डायग्नोसिस, देन नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होती है? तो नर्सिंग डायग्नोसिस आप 12 पढ़ के आए हैं, बहुत बार पढ़ के आए होंगे। तो नर्सिंग डायग्नोसिस इज द क्लिनिकल जजमेंट ऑफ नर्स। सिंपल वर्ड्स में कहें कि क्लिनिकल जजमेंट्स ऑफ नर्स रिगार्डिंग डिजीज आर हेल्थ कंडीशन। फुल डेफिनेशन अगर आप याद करना चाहें तो नर्सिंग डायग्नोसिस इज द नर्सेस क्लिनिकल जजमेंट about the client's response to actual or potential health condition or needs. That is called nursing diagnosis. Medical diagnosis एक होता है term proper diagnosis. Diagnosis means diagnosis. Either वो medical diagnosis हो और nursing diagnosis हो। उसके बाद हम अगर नर्सिंग की बात करें, नर्सिंग में तो प्रोफेशनल के हवाले से, तो ये क्लिनिकल जजमेंट होता है जो पेशेंट की डिजीज हेल्थ कंडीशन का रिस्पॉन्स होता है उस पे।
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग हैज द लोएस्ट पीएच। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज पीएच। पीएच क्या होती है, इसका अगर फुल फॉर्म भी आप देखें तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल मींस पावर, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड पीएच। बॉडी की जो फ्लूइड्स हैं, एक्वस हैं, हमारे बॉडी की जो एक्विक कंडीशन है, जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड कंडीशंस को आप उसके अंदर एसिड और बेस का मेजर करें, एसिड और बेस के उस मेजर को आप कहेंगे पीएच स्केल। व्हाट इज पीएच स्केल? pH scale is measures of concentration of hydrogen ions। concentration of hydrogen ions देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दो चीजें, या तो एसिडिटी या तो अल्कलिनिटी। अल्कलाइन को आप बेस भी कह सकते हैं, बेस और एसिड, एसिडिटी और अल्कलिनिटी, अल्कलाइन और बेस, बेस और अल्कलाइन वही एक बात है। आज लेक्चरशिप का जो एसपीएससी का पेपर था उसमें क्वेश्चन था एक, तो आपसे मैं शेयर करूं कि मैंने दिया भी है ऑलरेडी कि व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड, व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड, एसिड, अल्कलाइन, एसिड, अल्कलाइन, न्यूट्रल, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड, तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो उसमें था कि वो एसिड, बेस और न्यूट्रल आर ऑल ऑफ अबो, या फिर वो सब जो है एसिड बेस और जो है, तो उसमें जो उसका जवाब होगा जब हमारे पास पीएच 7 से आगे जाएगी। ये देख लेना, पीएच जब भी हमारी 7 से आगे जाएगी वो हमारी होगी अल्कलाइन और बेस, और पीएच जब हमारी 7 से बिलो होगी तो वो हमारी क्या होगी? एसिड। और जब पीएच हमारी आए 7, तो 7 जो है ना एसिड है और ना अल्कलाइन है, न्यूट्रल है वो, ना अल्कलाइन ना बेस। तो हम जब देखते हैं कि ब्लड की पीएच कितनी है 7.35 टू 7.45, तो इट मीन्स 7 से अबो है, तो ये क्या होगी? अल्कलाइन होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? अल्कलाइन होगा। तो हमारी पीएच स्केल 0 से 14 तक होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। 0 से 14 पीएच स्केल, 0 मीन्स 1 से लेकर 3 तक स्ट्रॉन्ग एसिड, 1 से 3 तक स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर 3 से 7 तक मीन्स बिलो 7 वीक एसिड, और हमारी 7 पॉइंट समथिंग से जाए वो 3 उसमें ऐड करें मीन्स 10 तक, वो हमारी है वीक बेस। जैसे वो नंबर बढ़ता जाएगा मीन्स 11 से आगे 14 तक वो है स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन। जितना नंबर ज्यादा अल्कलाइन ज्यादा, जितना नंबर कम अल्कलाइन वीक। 7 तक न्यूट्रल, 7 से बिलो एसिड। ठीक है, तो इस पे थोड़ा कॉन्सेप्ट, इस पे पीएच पे अगर क्वेश्चन किसी तरीके से आए तो एक दो बार इस पे रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। मुख्तलिफ जो है वो जो हमारे गैस्ट्रिक जूस हैं या फिर और कोई एंजाइम है तो उन पे भी आया है, तो हम कुछ पे कवर करेंगे इंशाल्लाह, तो उनको याद रख लेना। उनमें से अगर कभी भी आएगा, जैसे यहाँ पे अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग हैज द लोएस्ट पीएच। तो पेनक्रियाटिक जूस जो है उसकी लोएस्ट पीएच है। पेनक्रियाटिक जूस की कितनी होती है पीएच?
8.3 टू 8.6, 8.3 टू 8.6, या फिर कभी कभी आता है 9 तक, तो आप 9 तक भी उसको नॉर्मल कंसीडर करेंगे पीएच ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। तो मैंने बताया कि 7 से अबो हो तो वो क्या होगा, अल्कलाइन। अगर ये इनमें से बाकी में देखें कि इनकी क्या होती है पीएच, गैस्ट्रिक जो जूस है, गैस्ट्रिक जूस की जो होती है 1.5 टू 3.5, गैस्ट्रिक जूस को अम्ब्रेला टर्म है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, बाइल जूस उसकी अलग अलग होगी, मगर अम्ब्रेला में अगर हम कलेक्टिवली देखें तो उसकी 1 पॉइंट, अगर गैस्ट्रिक की सिर्फ आती है, हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, तो वहां पे ऑप्शन होता है 1 टू 3, तो जो भी हो 1.5 हो, 3.5 हो, 2.5 हो, बाकी उससे डिफरेंट हो, बाकी 5, 8, 9 ऐसे हो, तो आप उसको करेंगे, क्योंकि इसकी जो रेंज है 1.5 टू 3.5 है। पीएच ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आप देखें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो पीएच है वो कितनी होती है, 2.9 टू 3.1, 2.92 मीन्स 3 जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच है। इसी तरीके से स्टमक के अंदर पेप्सिन होता है, उसकी पीएच क्या होती है, 1.5 टू 2, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अगर वो आप हाथ पे रखे, पाम पे, हाथ पे, तो वो जल जाएगी। अगर पेप्सिन निकाल के हाथ के पाम पे रखे तो वो जल जाएगी पाम। तो पेप्सिन की जो पीएच है वो है 1.5 टू 2। देन हेपाटिक बाइल, जो बाइल जूस है, वैसे हमें एक और क्वेश्चन में यहाँ पे ऐड कर दूं, हेपाटिक बाइल पे बात है, तो बाइल जो जूस है वो फॉर्म होता है कहाँ पे, लिवर में। इसी वजह से उसको कहते हैं हेपाटिक बाइल। बाइल की प्रोडक्शन जो होती है वो लिवर में होती है, उसके बाद स्टोरेज जो होती है वो गाल ब्लेडर में होती है। क्वेश्चन क्लियर कर दें, ये क्वेश्चन कहीं पे आ चुका है कि जो बाइल है वो प्रोड्यूस कहाँ पे, तो काफी कैंडिडेट जिनका पढ़ा हुआ नहीं होता वो क्या कहते हैं कि जो हेपाटिक जो बाइल है वो गाल ब्लेडर में होता है, तो उसकी गाल ब्लेडर होगा। तो प्रोडक्शन जो होती है वो लिवर से होती है। फिर हेपाटिक डक्ट वो बाइल लेकर आती है गाल ब्लेडर में, तो स्टोरेज जो होता है वो गाल ब्लेडर में होता है। तो हेपाटिक बाइल मींस बाइल की जो है पीएच वो कितनी होती है, 7 टू 8.6, 7 टू, और वहां पे इसकी पेनक्रियाटिक की क्या है 8.32, तो मींस नंबर ज्यादा है उसका पेनक्रियाटिक का। और उसके अलावा सलेवा, सलेवा की जो पीएच होती है वो 6.2 टू 7.6, 6.2 टू 7.6 सलेवा की, सलेवा की 7.6 टू 6.2 टू 7.6। ब्लड की जो पीएच है 7.35 टू 7.45, 7.35 टू 7.45। यूरिन की जो पीएच है अगर उस पर क्वेश्चन आता है तो वो होती है 4.5 टू 8 तक, 4.5 टू 8 यूरिन की पीएच। इस तरीके से हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाते हैं किसी से भी रिलेटेड तो हम उसे इजीली कर सकेंगे। सर लो पीएच स्टमक में होती है, लो पीएच की अगर बात हो तो उस कॉन्सेप्ट में एसिडिक वाले कॉन्सेप्ट में कि एसिड हो तो उसे आप कहेंगे स्टमक में। रेंज क्या मैंने बताई 1.5 टू 3 पॉइंट मींस स्ट्रांग एसिड हो। उसके बाद हमारे पास है वेन क्लाइंट हैज लेफ्ट साइड वीकनेस। इस पे वही क्वेश्चन जो पहले हमारा डिस्कस हुआ क्वेश्चन कि एक बंदा है उसको सीवीए हो गया है, सीवीए के बाद उसकी वन साइड जो है पैरालाइसिस हो गई है। अच्छा, पैरालाइजेशन पे मैंने आपको कुछ चीजें पढ़ाई थी कि क्वाड्रीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया एंड पेराप्लेजिया, मोनोप्लेजिया। तो अगर आपको याद है कि हेमीप्लेजिया किसे कहेंगे तो काइंडली उसमें जवाब जरूर दें चैट में। हेमीप्लेजिया, पेराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, हमने चारों उसकी जो है स्ट्रोक की पैरालाइजेशन की कंडीशंस को डिस्कस किया था। तो व्हेन अ क्लाइंट
client has left side weakness, what part of a sweater is put on first? तो उसको स्वेटर का जो है कौन सा पार्ट पहले पहनाएंगे? पेशेंट को लेफ्ट साइड वीकनेस है, तो हम अल्टीमेटली जैसे हम सपोर्ट भी वीक साइड से कर रहे थे, तो पहले हम अगर उसको वेयर अप करना है, ड्रेसअप करना है, स्वेटर पहनाना है, तो पहले हम क्या करेंगे? वीक साइड से पहनाएंगे। अगर हम पेशेंट को पहना रहे हैं तो हम क्या करेंगे? वीक साइड से पहनाएंगे। तो एक जवाब आया है जुनैद का, हेमीप्लेजिया अपर और लोअर। बाकी भी जरूर अपना पार्टिसिपेट करें तो फिर हम मैं उस पर बताता हूँ। व्हेन अ क्लाइंट, अगर हमारे पास क्लाइंट को वॉक करवाना हो, फिर भी अगर पैरालाइज है तो वीक साइड से। अगर हमारे पास क्लाइंट को अगर ड्रेसअप करना हो, स्वेटर पहनाना हो, तो वो भी हम वीक साइड से करेंगे। सपोर्ट हो या कोई चीज पहनानी हो तो वो वीक साइड से करेंगे। सेम क्वेश्चन है, अगर आइडिया क्लियर हो गया होगा तो ये क्वेश्चन आपका अल्टीमेटली क्लियर होगा। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंग्लिश का क्वेश्चन है, आपने टेंस पढ़े होंगे, उसमें जो सिंपल टेंस है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में क्या होता है हमारे पास? सिंपल सेंटेंस में जो भी हमारा हैबिचुअल एक्शन हो, डेली वर्क हो, रूटीन हो, उसके लिए हम इसको सिंपल टेंस को यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। अगर हम उसकी पास्ट की बात करेंगे तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो उसमें विल और शल का यूज होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो फर्स्ट जो होता है प्रेजेंट होता है, उसमें अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो आप डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप उसकी बात करेंगे, बयानिया की बात करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि जो वर्ड होगा उसके साथ आप एस और ई एस का बढ़ाव करेंगे, उसमें ऐड करेंगे एस और ई एस उस वर्ड के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो अब जब हमारे पास क्वेश्चन है कि जुल्फकार डैश दिस हाउस लास्ट ईयर, जुल्फकार डैश दिस हाउस लास्ट ईयर, तो हम पढ़ के तो ऐसे आए हैं, अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन हो, जैसे जुल्फकार मींस थर्ड पर्सन सिंगुलर है, या ही शी इट होता है, या नेम हो, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं? एस या ई एस का प्रेजेंट में करते हैं। अदरवाइज हम उसमें अगर प्लूरल हो तो नहीं करते। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ध्यान जो जाएगा वो सेल, सोल्ड, इज सेलिंग, तो हमारा फर्स्ट जो जाएगा जेन किसके पास जाएगा? सेल्स मींस एस का उसमें एडिशन है। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सेल, तो सेल तो अल्टीमेटली यूज नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सी, सोल्ड। तो हम सोल्ड का कैसे करें? यहाँ पे क्वेश्चन, जुल्फकार डैश दिस हाउस लास्ट ईयर, जब लास्ट ईयर की बात आ रही है तो अल्टीमेट हमें पास्ट की बात करनी होगी। लास्ट ईयर में सेल किया है, सेल किया था, सेल हो चुका है, मीन्स जो चीज गुजर चुकी है। अच्छा, ये जो था, थी वाला और चुका चुकी वाला, ये जो था वो इंग्लिश में कॉन्सेप्ट नहीं है। जस्ट आप ये जो हमें यहाँ पे ट्रेडिशनल सिखाते हैं उसमें उसका यूज होता है। तो जुल्फकार सोल्ड दिस हाउस लास्ट ईयर, ये घर जुल्फकार ने पिछली साल जो है वो बेच दिया। इज सेलिंग नहीं हुआ क्योंकि अगर दिस लास्ट ईयर की बात हो तो इज सेलिंग मींस कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मौजूदा वक्त में कोई चीज चल रही हो तो हम उसके लिए इज सेलिंग यूज करते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सोल्ड। तो आपके जवाब आए हैं अपर और लोअर पार्ट पैरालाइज, वन साइड पैरालाइज, हाफ साइड पैरालाइज। हाफ साइड और वन साइड पैरालाइज नहीं होगी। हेमीप्लेजिया का मतलब है या तो लोअर एक्सट्रीमिटी दोनों टांगे
या अपर एक्सट्रीमिटी दोनों आर्म्स जो है वो पैरालाइज हों, अपर पार्ट या लोअर पार्ट आप कह सकते हैं। बेस्ट ये होगा आप कहे लोअर एक्सट्रीमिटीज और अपर एक्सट्रीमिटीज। और मोनो का मतलब था, मोनोप्लेजिया मीन्स वन, या तो आर्म, सिर्फ एक आर्म या एक लेग, कोई भी एक पार्ट एक्सट्रीमिटीज में अगर पैरालाइज हो तो हम इसे कहेंगे मोनोप्लेजिया। और उसके बाद पैराप्लेजिया का मतलब है एक साइड, लेफ्ट साइड पूरी या राइट साइड पूरी पैरालाइज हो तो उसे हम कहेंगे पैराप्लेजिया। क्वाड्री, क्वाड्री का मतलब ये होता है क्वाड्री, चार, चारों अगर हो तो पैरालाइज, उसे हम पैरालाइज। तो ये क्वेश्चन आपको सिंपली टेंस के हवाले से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो टेंस के हवाले से तो आप उस पर बात कर सकते हैं हम। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में हम ये क्वेश्चन पढ़ के आए थे, तो हम टाइम वेस्ट करने के बजाय आगे चलेंगे। बेस्ट मेथड जो है डिसइंफेक्टेंट का वो है इंसिनरेशन मेथड। ये हम डेमो क्लास में 12 इसको डिस्कस किया था। इस पे 2-3 जो क्वेश्चन एसपीएससी में आए थे उनको भी हमने डिस्कस किया था। तो फूमिगेशन पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। फूमिगेशन जो होता है, एक फूमिगेशन गन होती है, ग्लूटर अल्डिहाइड 2% केमिकल, और भी आते हैं, तो वो हम यूज करते हैं फूमिगेशन गन में। एक गन होती है, उसके अंदर वो केमिकल डालने की जगह होती है, उसमें वो केमिकल डाल के लाइट से वो उसका स्विच ऑन कर देंगे। स्विच ऑन करने के बाद उसकी गन से जो है उसका मोटर चलेगा तो फ्यूम पैदा होना शुरू हो जाएंगे, धुआं पैदा होना शुरू जो हो जाएगा, फ्यूम पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो वो फ्यूम जो होंगे वो डिसइंफेक्टेंट होंगे। और हर जहां जहां पे भी फर्नीचर पे कोई जो भी एरिया होगा क्लोज्ड एरिया, उस पे वो जहाँ पे बैठ जाएगी फूम, वहां पे डिसइंफेक्टेंट करती जाएगी। वो जो वहां पे जर्म्स होंगे उसको किल करती जाएगी। और 24 आवर से 72 आवर्स तक का उसकी ड्यूरेशन होता है, मल्टीपल होते हैं। तो उसके बाद उसको क्लोज रखना है और फिर क्लीन करके उसको यूज करना है। तो ये जो है फ्यूमिगेशन जो है उस पे यूज होता है क्लोज्ड एरिया के लिए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 39, द लास्ट सेंस अ डाइंग क्लाइंट विल लोस्ट। लास्ट सेंस जो होगा वो कौन सा होगा जो लोस्ट होगा? अगर हम बात करें कि फर्स्ट सेंस ऑफ डाइंग क्लाइंट, एक बंदा है वो मर रहा है बहुत सीरियस है, तो उसका जो लास्ट सेंस होगा वो कौन सा होगा? हेयरिंग सेंस, सुनने का। अगर यहाँ पे टच का ऑप्शन होता तो हम क्या करते? टच करते। यहाँ पे जैसे स्मेल, हेयरिंग, टेस्ट, साइट, देखना, विजन जो है वो हो, या फिर तो हेयरिंग जो है, हेयरिंग के बाद जो लॉस्ट होता है वो टच का सेंस होता है, वो होता है। और फर्स्ट में सबसे पहले हंगर और थरस्ट खत्म हो जाती है, उसके बाद जो है स्पीच लॉस्ट हो जाती है, स्पीच के बाद जो है विजन लॉस हो जाती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है हेयरिंग, ऑप्शन इसका करेक्ट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 1000 ml ऑफ नॉर्मल स्लैब इज टू बी इन्फ्यूज 8 आवर। 8 आवर में हमें पेशेंट को 1000 ml देना है, तो हम ड्रॉप फैक्टर कितने होंगे? इजी फार्मूला है, 1000 ml के आपके पास ड्रिप